कर दिया गया है, नॉट फिट फॉर हैवी ट्रैफिक है। सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इसको डिमोलिश कर दोबारा बनाने का काम करेंगे और माननीय सदस्य ने उसके बारे में खुद बताया कि 12 करोड़ रुपए की लागत से इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और तुरंत इसके ऊपर सरकार एक्शन लेगी। जहां बाईपास की बात है, माननीय सदस्य ने पीछे भी सेशन में बात कही थी, मैं दोबारा याद करा दूं कि जब कोसी के पास ये बाईपास की लैंड के एक्विजिशन के लिए भूमि के रेट्स आए तो रेट्स बहुत हाई थे और ऑल्टरनेट अलाइनमेंट्स के लिए डिपार्टमेंट को आदेश दे दिए गए हैं। 2 ऑल्टरनेट अलाइनमेंट माननीय विधायक को भी दिखा दिए जाएंगे। इनकी कंसल्टेशन के बाद ही उनको ई भूमि पे डालकर लैंड एक्विजिशन का जो ई भूमि पे प्रोसेस है उसको सरकार शुरू कर कोसली का बाईपास भी बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं जब से बन के आया 3 साल से लगातार इन दोनों चीजों पे सदन में रख रहा हूं, लेकिन सिवा आश्वासन के सिवा कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो मैं डिप्टी सीएम साहब से पूछना चाहूंगा कि इस पे कब तक ये हो पाएगा, क्योंकि आवाज मेरे को कम आ रही थी आपकी, यहां तक आप क्या कह रहे थे, ये कब तक हो पाएगा ये भी जरा बता दें, क्योंकि अभी थोड़ा समय रहा है मेरे लिए, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे समय रहते रहते ये हो जाए, नहीं तो 5 साल में आवाज उठाता ही चला जाऊंगा। और आपने सुना भी होगा कि एक विडो पेंशन बनवाने गई और पेंशन बनवाने के लिए उन्होंने कहा कि मेरी पेंशन बना दे अधिकारी के पास, तो अधिकारी ने बोला तेरी फाइल ला, उसने सारी फाइल दे दी। तो उसने कहा इसमें तेरे पति की डेथ सर्टिफिकेट भी लगा दे। तो बोले जी डेथ तो मरने के बाद होता है, तो बोला मरा नहीं है। तो बोले किस लिए विडो की आप पेंशन बनवाने आई जब पति मरा ही नहीं है। बोले जी आप बनानी तो शुरू करो, 5 साल में ये मर जाएगा जब तक बन के आएगी, तो मेरे तो 5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे और मैं इसी बात को लगातार उठाता रहूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि सिवा बातों के सिवा इसमें कुछ होने वाला है। मेरा डिप्टी सीएम साहब से निवेदन यही है, कृपया करके मेरे भी फांसी लगी हुई है और क्षेत्र की जनता के भी फांसी लगी हुई है, इसको निकालने का प्रयास करें, मेरा बस यही निवेदन था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक चीज, क्योंकि माननीय सदस्य ने थोड़े से लाइटर नोट पे कहा है कि पेंशन वाली बात पे, एक चीज मैं कह सकता हूं कि सरकार अच्छा काम कर रही है और ऐसे करते रहेगी तो आपको पेंशन ही दोबारा विधायक चुनकर इस सदन में आना पड़ेगा। दूसरी चीज, कब तक बन जाएगा? जो ब्रिज है उसका मार्च से पहले हम टेंडर करने का प्रयास करेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में ही उसका टेंडर फ्लोट कर दिया जाए और उसका कंस्ट्रक्शन अगले साल के अंदर 2023 में हम कंप्लीट कर दें, आपके 5 साल के टेन्योर के अंदर। जहां बाईपास की बात है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन प्रोसेस बड़ा रिजिड हो गया और उसके अंदर हमारा प्रयास है कि भूमि के माध्यम से ही हम लैंड एक्वायर करें। उसके अंदर मैं तो चाहूंगा, जैसे चौधरी ईश्वर सिंह जी ने चीका के अंदर हमारा सहयोग किया, प्रवीण जी ने हथीन के अंदर हमारा सहयोग किया, आप भी वहां लोकल लेवल पर सहयोग करो और उस लैंड एक्विजिशन को ई भूमि के अंदर हमारे पास जल्दी से जल्दी अपलोड कराकर देने का काम करो। और मैं विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही जब हाई पावर लैंड परचेज कमेटी के पास लैंड आ जाएगी, तुरंत उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम हम शुरू करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री जसवंत सिंह बावल, पूर्व मंत्री, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बरवाला, जिला पंचकुला के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण, दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। श्री धर्मपाल गोंदर जी, प्रश्न नंबर 2। 42। आदरणीय अध्यक्ष जी, कै भाग का जो जवाब है वो माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा दिनांक 9/8/2015 को कोड संख्या 10,561 के तहत एक घोषणा की गई, जिसका शीर्षक रिसर्च सेंटर इज आल्सो टू बी क्रिएटेड ऑन द लैंड बीइंग आइडेंटिफाइड बाय योद्धा स्मारक समिति फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरियल ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन तरावड़ी है।
भाग क का जवाब यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिनांक 22/7/22 के तहत उक्त घोषणा को आगामी आदेशों तक स्थगित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। अध्यक्ष जी, तरावड़ी पृथ्वीराज चौहान के नाम से एक ऐतिहासिक नगरी है और 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। वहाँ जमीन भी है, कोर्ट से ऑर्डर हो रहे उसके छुटवाने के, प्रशासन का काम है, जमीन काफ़ी पड़ी है उनके पास, तो उसको छुटवा कर जल्दी बनवाया जाए। दोबारा से फिर तरावड़ी में इसमें रिवाड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 में घोषणा की है। जमीन उपलब्ध है नगर पालिका के पास, कोर्ट के आदेश हो रहे उसको छुटवाने की, तो वो शीघ्र इस पे कार्रवाई की जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, उक्त घोषणा की अनुपालना में नगर पालिका तरावड़ी द्वारा शमशान घाट तरावड़ी के पास खाली पड़ी 14 कनाल 9 मरले भूमि चिन्हित की गई थी। उपायुक्त करनाल द्वारा दिनांक 31/5/19 को नगर पालिका द्वारा चिन्हित भूमि के निरीक्षण हेतु एसडीएम सिविल करनाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें एक्सीएन पीडब्ल्यूडी B&R करनाल, सचिव एमसी तरावड़ी, सचिव अयोध्या स्मारक समिति जगाधरी भी शामिल थे। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट जो चिन्हित की गई भूमि को निम्नलिखित कारणों से उसको अनुपयुक्त बताया गया। पृथ्वीराज चौहान स्मारक के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल जीटी रोड तरावड़ी से 3 किलोमीटर दूर है। प्रस्तावित स्थल की कनेक्टिविटी किसी अच्छी सड़क से नहीं है। प्रस्तावित स्थल के तरफ एक तरफ शमशान घाट है और दूसरी तरफ एक किला व अग्निशामक भवन निर्माणाधीन है। तो इसलिए उपायुक्त करनाल द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 7/9/2020 के अनुसार सिफारिश के तहत मुख्यमंत्री घोषणा कोड को नॉन फिजिबल करने का प्रस्ताव आ गया था। मेरा आदरणीय विधायक से ये प्रार्थना है कि कोई और जमीन अगर वो सजेस्ट करेंगे तो ये काम करने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अध्यक्ष जी, 50-60 एकड़ भूमि है जो कुछ ही परिवार ने उसको दबा रखा। नगर पालिका की जमीन है, माननीय हाई कोर्ट से उसके आदेश हो रहे छुटवाने के, वो सरकार का काम है, उस पे कहीं भी बनाया जाए, ये मेरा अनुरोध है। इस पर विचार कर लिया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मंत्री जी, हाई कोर्ट के आदेश हैं खाली कराने के, फिर विचार क्या करना है? जमीन चाहिए, खाली करा के फिर देख लेंगे जी उसको। हाँ, तो यही तो कहोगे खाली करा लेंगे। श्री रामकरण जी। जी सर। 43। हाँ, अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसका कै भाग का उत्तर है हाँ श्रीमान जी। पंचायती राज संस्थानों के सुदृढ़ करने हेतु सरकार के दिनांक 1/10/2010 के निर्णय के अनुसार कुछ एकल गांव नलकूप आधारित पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रख रखाव ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है। ये भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में प्रविष्ट 11 के अनुरूप है और ख भाग का उत्तर है नहीं श्रीमान जी। ये सर, जैसे अब पंचायती भाग जो बीडीओ को दिए गए, जो जिन्होंने टेबल लगाया पंचायती, जो वो उसको देखभाल करा, बीडीओ को या उसको पब्लिक हेल्थ को दिए जा, ताकि वीडियो थोड़ी सी देखभाल कराओ। पब्लिक वाले पे जावा तो वीडियो करेगा, वीडियो कहा तो पब्लिक हेल्थ थोड़े कराएंगे। तो ये तो मतलब समस्या है, तो पब्लिक हेल्थ को दिया जाए इसको, ये समस्या। ये पब्लिक हेल्थ के तो कुछ ट्यूबवेल हम पहले ही दे चुके 3821 और बाकी के जो ट्यूबवेल है वो भी धीरे धीरे पंचायतों को देंगे, क्योंकि ये पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए सभी पंचायतों को रख रखाव दिया जाएगा। फिर पंचायतों को रख दिया जाए, फिर उसको तो फिर या तो पब्लिक हेल्थ को दिए जाए, वीडियो को भी जो ठीक करने के लिए, पाइपलाइन दबाने के लिए। अच्छा, गाँव वाले का तो वीडियो बजावा या पब्लिक हेल्थ का तो वीडियो करेगा।
अब वीडियो करा तो पब्लिक हेल्थ कराएंगे, उसका तो समाधान बीच में करना पड़ेगा ना। नहीं क्या काम करवाना, तनख्वाह तो जैसे पाइपलाइन खराब होगी या पाइपलाइन दबानी है तो वीडियो तो कहा तो पब्लिक हेल्थ दबाएगी, पब्लिक हेल्थ दबाएंगे, वीडियो पब्लिक हेल्थ का वीडियो दबाएगा। पब्लिक हेल्थ मेंटेनेंस के पैसे देती है, ट्यूबवेल एक ट्यूबवेल के जैसे 15,000 रुपए देती है। वीडियो गलियां बनाएगा तो पब्लिक लाइन को दबाएगा, और उसके बाद मेंटेनेंस, उसकी मोटर अगर बदलनी है, ज्यादा खर्चा है तो पब्लिक हेल्थ करती है। उसका सिर्फ छोटा मोटा मतलब वायर वगैरह बदलनी है या उसके मेंटेनेंस के लिए जो ऑपरेटर रखा उसकी तनख्वाह उसमें से दी जाती है। तो उसका टाइम फिक्स करो, कब तक करेंगे उसको? उसका टाइम फिक्स कर दो ना। वापिस नहीं जाएगा ये तो पंचायत राज में रहेगा। एक मिनट स्पीकर जी, ये मंत्री जी हर जगह दिक्कत है पंचायत और पब्लिक हेल्थ का। इसको पब्लिक हेल्थ को ही दो ताकि टूट फूट हो, काम करे। अब पंचायत के पास कोई ऐसा दिक्कत आती है कि हमारे पास कोई हम नहीं करा सकते, तो ये आपके तो जो बड़ा काम होता है, कोई मोटर बदलनी है तो पब्लिक हेल्थ ही करती है। नहीं ये दिक्कत आ रही है, नहीं बदल रही जी। सिर्फ जो ये पैसा दिया गया है, सिर्फ ये दो पैसा दिया गया है, ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए। उनका सुझाव ये है कि ये सारे जो ट्यूबवेल हैं वो पब्लिक हेल्थ संभाले, वीडियो के पास पैसा नहीं है, ग्राम पंचायत के पास पैसा नहीं है जी, पैसा नहीं है तो इसलिए बिल्कुल ठीक है अध्यक्ष, ये बात यही है, ये पब्लिक हेल्थ को दिए जाए। तो बड़ा खर्चा होता है, पब्लिक हेल्थ ही करती है जी। मोटर बदलनी है तो पब्लिक हेल्थ ही करती है भाई। अगर खराब हो गया तो फिर कौन ठीक करेगा उसको? खर्चा क्या है? पब्लिक हेल्थ ही करती है उसको। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, एक मिनट किरण जी को। जी, मैं माननीय मंत्री जी को एक सजेशन देना चाहूंगी कि ये जो ट्यूबवेल्स जो आप पंचायती राज में देने की बात कर रहे हैं, उसका आप निर्धारित करिए कि कितना पैसा आप पंचायतों को देंगे ताकि वो मेंटेनेंस कर पाए। होता क्या है कि वो मेंटेनेंस नहीं होती है, इसलिए जो है दर बदर की ठोकरें जो है लोगों को खानी पड़ती हैं। तो आप निर्धारित करिए कि पूरा जो उसमें खर्चा आएगा पूरा का पूरा वो सरकार की तरफ से पंचायत को दिया जाएगा, फिर तो फायदा है। नहीं तो पब्लिक हेल्थ ही अगर इसको यूज करे, मतलब काम करवाए पब्लिक हेल्थ के जरिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो ये जंजाल आपके सिर पे हमेशा के लिए बना रहेगा। तो मैंने अभी कहा कि जो बड़े खर्चे हैं, मोटर बदलनी है कोई और है, तो पब्लिक हेल्थ ही करती है। सिर्फ ये मेंटेनेंस के लिए ऑपरेटर का पैसा है, सिर्फ ऑपरेटर का पैसा है। निर्धारित कर दीजिए कितना पैसा आप मेंटेनेंस को आप पंचायत को देंगे, मेंटेनेंस का आप निर्धारित करिए ताकि वो पंचायतों को प्रॉब्लम ना हो। एक ट्यूबवेल के लिए 15,000 रुपए देते हैं हम। एक ट्यूबवेल अगर गांव में तो 15,000 रुपए उसके मेंटेनेंस के देते हैं। हो गया बैठ जाइए। एक मिनट बोलो जी प्लीज। नैना सिंह चौटाला जी। 44 सर। श्रीमान जी विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत। अध्यक्ष जी, मेरे विधानसभा बारडा में कितने स्कूल हैं जिनमें टीचर्स नहीं है। मैं पूरी डिटेल्स लेके आई और मैं उन स्कूलों में भी जाके आई हूँ जहाँ बिल्कुल टीचर्स नहीं है। हंसावास का तो ये हाल है कि सिर्फ मुख्य अध्यापक को छोड़ के एक भी टीचर वहां नहीं है। अभी पीछे ग्रामीणों ने स्कूल में ताला भी जड़ा था और बड़ी मुश्किल से स्कूल को खुलवाया है। फिर बारडा का राजकीय स्कूल है, यहाँ संस्कृत का टीचर नहीं है। दुधवा का है, इसमें अंग्रेजी का टीचर नहीं है। गसोला में अंग्रेजी और एसएस दोनों। चांदवास, खोरडा, बलकरा, बेरला, सारे स्कूल जब से ये टीचर्स की पोस्ट कैप्ट की है ना अध्यक्ष जी, तब से कोई टीचर वहां नहीं है। तो मेरे आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि प्लीज आप टीचर्स को भेजने का काम करिए, नहीं तो बच्चों का जो साल है ना वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। खासकर हंसावास में तो एक भी टीचर नहीं है कि हमें खुद को ये बात कहते हुए इतनी शर्म आती है कि खुद की सरकार होने के बावजूद भी और स्कूल में टीचर्स नहीं है। तो मैं तो ये पूछ लूं कि आप टीचर्स हमें कब तक दे दोगे, थोड़ा सा बताने का काम कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदवास, यहाँ कुल पद 17 हैं, 11 भरे हुए हैं, 6 खाली हैं और एक कौशल रोजगार के तहत हमने एक पद के लिए भेज दिया। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दांडी है जहाँ 17 पद हैं, 12 भरे हुए हैं, 5 खाली हैं, वहां भी हमने कौशल रोजगार के तहत एक पद के लिए कहा है। गवर्नमेंट सीनियर हाई स्कूल हंसवास है, यहाँ 4 पोस्टें हैं लेकिन टीचर 5 हैं।
जो है मुख्य अध्यापक है, आपने विजिट करवा लो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। सिर्फ मुख्य अध्यापक की जगह पूरा का पूरा स्कूल खाली है, बच्चे आते और वापिस चले जाते हैं। कौन सा जी? नहीं, जो आपने बताया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाडड़ा है, यहाँ पे 39 हंसवा की बात करें है जी, 27 भरे हुए हैं, 13 हंसवा की बात कर रहे हैं वो है जी। सर हंसावास की बात कर रही हूँ मैं। पूरे स्कूल में सिर्फ एक मुख्य अध्यापक है और टीचर है ही नहीं पूरे स्कूल में। हंसावास में तो फालतू है जी, एक नहीं, 4 टीचर पद नहीं 4 सर, है। मैं ऑन रिकॉर्ड सारी नहीं, आपके पास जो भी जानकारी जिसने भी दी है वो बिल्कुल गलत दी है। मैं एक एक टीचर्स का रिकॉर्ड लेके आई हूँ सारे गांव का, मैं आपको अभी टेबल कर देती हूँ। और हंसावास कला नहीं, देखिए मैं इसकी दोबारा जानकारी लेके बताऊंगा, लेकिन जो जानकारी है वो 4 हैं और 5 वहां वो है। नहीं, ये जो बता रहे हैं कि 2 हंसवा कला एक है, हंस कला में मैं कह रही हूँ पिछले दिनों पूरे गांव के लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, स्कूल के लोग किए स्कूल को। कला नहीं है, हंसावास कला की बात कर रहे हैं। में हंसावास कला नहीं, इसमें देखो, इसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसावास है। नहीं, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल खनसावा है, वो दूसरी बात कर रहे हैं। आप सीनियर आपने कला का प्रश्न नहीं लगाया, कला का ही लगाया सर। ये जो आपका रिप्लाई भी है 3 नंबर पे, वो किसके ही है? मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ, मैं लेके आई हूँ सारे स्कूल की भी। आपका 3 नंबर पे जो रिप्लाई है इसमें चार्ट में गवर्नमेंट हाई स्कूल हंसावास कला, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसावास है। ये तो हमारे पास तो जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल खनसावास कला है। अच्छा, फिर ये मेरे पास हंसावास ये लिखे 3 नंबर पे ना जी। हाँ, 3 नंबर पे। हाँ, क्या इसमें टीजीटी के हैं जी 1, ईएसएचएम 1 और पीआरटी 2, 4 हैं जी, 5। मंत्री जी, सदस्य जो बता रहे हैं क्यों कि वो खुद जाके आए हैं, मैं हर स्कूल में गई हूँ। अगर ये रिपोर्ट सही नहीं है तो ये तो हाउस के साथ मजाक है। नहीं, सर मैंने एक स्कूल विजिट किया, एक बारी भी नहीं, मैं 2 बार गई हूँ। हंसावास कला जो है उसका तो सुबह से लेकर शाम तक लॉक किए हैं गांव के लोगों ने। बाहर बैठ के मैं खुद जाके एसडीएम को जाके खुलवा के आई हूँ। अगर माननीय सदस्य की बात सही है और अगर ये जानकारी गलत है तो निश्चित तौर से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें। और जहां तक डिटेल्स दे रही हूँ मैं आपको, मंत्री जी सारी डिटेल्स दे रही हूँ जिस स्कूल में जो है। आप एक बार चेक करवाओ प्लीज इनको। टीचर्स की बहुत भारी कमी है स्पीकर सर। आपको विश्वास दिला रहा है कि निश्चित तौर से चेक कराएंगे। जिस भी अधिकारी गलती है, अगर इस प्रकार की जानकारी उसने दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई है जी। ये जो मास्टरों की कमी का विषय है, ये जनरल विषय है। मेरा अनुरोध है कि जहां से प्रश्न लगे उसका नहीं, बाकी जगह भी टीचर्स की कमी है, ओवरऑल कमी है, उसको जरा रिमेडी करवा दें। मैं उसकी भी 1 मिनट मैं उसकी जानकारी देता हूँ। ठीक, अभय सिंह जी ने जो बात कही वो बड़ी जेन्युइन बात है। नहीं, उन्होंने कहा इंक्वायरी कराएंगे। देखिए, हमारे पास 573 पद जो हैं वो प्रिंसिपल के खाली हैं। प्रिंसिपल के पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। प्रमोशन के लिए केस विभाग के द्वारा मांग लिए गए। 302 पद जो हैं हेडमास्टर प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। प्रमोशन के केस हमने विभाग ने मांग लिए। और दूसरे पीजीटी के हमारे पास 8567 जो पद हैं वो रिक्त हैं। 3863 पद शेष हरियाणा और 663 पद मेवात के लिए एचपीएससी को हमने भेज दिए हैं भर्ती के लिए। और 877 पद कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमने भरने के लिए भेज दिए। शेष पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे। दूसरा हमारे पास है ईएसएचएम के, इसके हमारे पास 730 जो पद है हमारे पास सरप्लस है, क्योंकि जो अभी मर्ज किए स्कूल तो उसकी वजह से, क्योंकि 8वीं के हेडमास्टर थे ये, वो मैंने उसमें ले लिए। और दूसरा टीजीटी के जो है वो 17,910 पद जो है हमारे पास खाली हैं, जिसमें हमने टीजीटी के अध्यापकों के नियम 2012 में संशोधन के बाद
7,471 पद सीधी भर्ती के लिए हमने HSSC को भेजने की प्रक्रिया जल्दी हम कर देंगे और ये जल्दी नियुक्त हो जाएंगे। और 5,624 पद जो है वो कौशल रोजगार के माध्यम से भरने के लिए हमने भेज दिए। शेष पद जो है हमारे प्रमोशन के द्वारा हम इसको भरने का काम करेंगे। इसके बाद PRT है, PRT के 861 पद की हमारे पास है, लेकिन 1483 PRT पद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने अपॉइंटमेंट के लिए ऑफर कर दिया। जल्दी उनकी हम भर्ती कर देंगे। वो सारे पूरे हो गया ये एक स्कूल में डिस्कस करेंगे अभी। नहीं है आगे पता लग गया ना। नहीं हो गया। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री हनुमान गोदारा कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित है। यह सदन उनका स्वागत करता है। श्री कृष्णलाल मिड्डा जी 45। नहीं श्रीमान जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि विभाग द्वारा गलत सूचना सदन के पटल पर रखी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के वर्दी CPSCM ऑफिस से पत्र क्रमांक 46,512 16/10/2021 को CM has desired that estimate be prepared and put up जो ACS इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज को प्रशासित किया गया है, यानी प्रस्ताव विचाराधीन है। क्या यह तथ्य भी सही है? अगर इस पटरी को पक्का किया जाता है तो यह सड़क मिनी बाईपास का काम करेगी। क्या यह तथ्य भी सही है कि हरासी ब्रांच नहर जो शहर के बीच में से गुजरती है, बरसाती मौसम के अंदर इसकी पटरी के कच्चे होने की वजह से टूटने की आशंका बनी रहती है? श्रीमान जी, इसका एस्टीमेट बनवाया गया था 2,33 लाख का है और अगर ये लोकल बॉडी का एरिया है, वो सड़क बनाए तो नहर विभाग उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देगा। नहर विभाग सड़क नहीं बनाता, सड़क तो इनकी लोकल बॉडी से बनवाए, हम NOC दिलवा देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय 2016 में 24,96,000 रुपए और 2016 में 18,94,000 रुपए और 2020 में 13,77,000 रुपए की राशि से पटरी कुछ एरिया बनाया गया। और ये भी आवश्यक है कि अगर ये पटरी बनती है तो शहर में जो मिनी बाईपास का काम करेगी। वो सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं कि वो सिर्फ खड़ंजा लगाया गया था। कहीं कहीं रेस्ट हाउस है, नहर विभाग अपने यूज के लिए कुछ खड़ंजा लगाते हैं और ये सड़क जो बनानी है ये आम पब्लिक के लिए है, तो इसके लिए मैंने कहा है कि हम NOC दिलवा देंगे, आप लोकल बॉडी से बनवाइए। मैं मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक और निवेदन करूंगा इसी के चलते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पे लगभग 20,000 पूर्वांचल के लोग रहते हैं और वो छठ पूजा को बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। RD नंबर 1,92,000 रुपये पर छठ पूजा का घाट भी निर्मित किया जाए और लोकल बॉडी से जो परमिशन लेनी है वो ले ली जाएगी, अगर इसके लिए आप मंजूरी दे देंगे। लेकिन राशि तो नहरी विभाग ही देगा, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना कि ये प्रस्ताव पर इस पर जांच करा लेते हैं। छठ की घाट जो है बनाया जा सकता है, ये नहर विभाग से हम जो सर्वे करवा के इसे बनवा देंगे, बन सकता है। नहीं, छठ पूजा घाट तो सब जगह बने हुए हैं। छठ पूजा घाट का यहाँ हम बनाने का विभाग से प्रस्ताव करके उसको बनवाने की शुरुआत करेंगे। और एक और निवेदन है, जिस प्रकार से करनाल में साइड बरम को बढ़ाया गया, इसी प्रकार से शहर के अंदर से ये नदी गुजरती है, थोड़ा सुंदर भी लगेगा, ये और करवाया जाए। तो लोकल बॉडी का है। देखिए, नहर विभाग का काम ये सौंदर्यीकरण का, पार्क बनाने का, नहीं रिवर फ्रंट की बात, घाट बनाने का काम नहर विभाग का है, सड़क बनाने का नहर विभाग का नहीं है। नहीं मंत्री जी, हम परमिशन आपको दे देंगे, सौंदर्यीकरण आप लोकल बॉडी से करवाए, जो परमिशन चाहिए कि नहर विभाग से दिलवाए। नहीं मंत्री जी, मैं साइड की वाल की बात कर रहा हूँ। जो नहर की साइड वाल है, तलाटी को पक्का ना किया जाए, जो साइड वाल है उसके लिए कह रहा हूँ, वो तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ही बनाएगा। ये लाइनिंग चेक करवा लेते हैं, देखो। थैंक यू, घाट आपका बनवा देंगे। शुक्रिया। डॉक्टर अभय सिंह यादव जी 46 सर। सर, आंसर लेड ऑन द फ्लोर। अध्यक्ष महोदय, मैंने ये प्रश्न जनहित में लगाया था और मेरा केवल मात्र आशय ये था कि PWD डिपार्टमेंट जब कोई रेट रिवाइज करती है तो वो शेड्यूल ऑफ रेट्स है वो
हर डिपार्टमेंट उसको फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है, उस पर लागू होता है डिपार्टमेंट। जब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के रेट बढ़ते हैं तो सभी डिपार्टमेंट्स को, पूरे स्टेट पे इसका इम्पैक्ट आता है। मैंने माननीय मंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से 2-3 बातें पूछी थी कि एक तो ये रेट रिवाइज कब किए गए हैं, इन्होंने बता दी, तारीख 21/5/2021 को किए हैं। दूसरा, कितना परसेंटेज इंक्रीज पुराने रेट्स पे नए का कितना इंक्रीज था, वो उन्होंने लिखा है कि भाई कई आइटम से, इसलिए हर एक का इंक्रीज बताना ठीक नहीं है, मतलब बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा है कि हमने एक टेंडर जो पुराने रेट्स पे किया था वो नए रेट्स में खोला है, और उस टेंडर के मुताबिक उन्होंने बताया कि 18 से 20% तक रेट नए रेट्स के मुताबिक पुराने रेट्स से और नए को कंपैरिजन करो रेट्स के, तो 18 से 21% के लगभग इंक्रीज आता है। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया अपने जवाब में कि एक आइटम 170 रुपए है एक आइटम का रेट, और वो नए रेट्स में 206 रुपए है। मेरा निवेदन यह है कि जो शेड्यूल रेट होता है वो एक तरह से फ्लोर रेट होता है, बेस रेट होता है। जैसे हम एक फसल की एमएसपी फिक्स करते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में फसल की अगर एमएसपी फिक्स हो जाती है तो धीरे धीरे वो रेट उस एमएसपी के लेवल पे पहुंचने की टेंडेंसी बाजार में आ जाती है। पीछे आपने देखा होगा सरसों की एमएसपी, सरसों से बाजार भाव एमएसपी से ऊपर चला गया, बाजरा भी 2 साल में एमएसपी के लेवल पे आ गया। तो गवर्नमेंट का इस पे फाइनेंशियल बड़ा इंपैक्ट आता है। अब 170 रुपए में जो चीज हमें मिल रही है वो अगले ही दिन हम 206 रुपए में खरीदने लग जाएं, इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन द स्टेट एक्सचेकर। तो सेकेंडली, ये ठीक है कि कोई क्राइटेरिया होगा, कोई आवश्यकता रही होगी इसको रेट को रिवाइज करने की। मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह के रेट्स जब रिवीजन करें तो उसमें सारी मार्केट की टेंडेंसी, मार्केट के अवेलेबल रेट्स जो है उनको कंपेयर करके ही करना चाहिए, अदरवाइज तो एकदम फाइनेंशियल लॉस बहुत आता है। और ये दोनों बातें जो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जवाब में कही है उससे बड़ा क्लियर है कि ओवरनाइट ही हमने अपने खर्चे रेट्स जो आइटम्स के 18 से 21% तक बढ़ा लिए। यही कहना था मुझे। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा उचित सा सवाल उठाया। मैं माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा, जो उन्होंने कंपैरिजन किया, उन्हें रेट्स का तो कंपैरिजन कर दिया कि पहले 170 रुपए का प्राइस था और उसके बाद 206 रुपए का आज हो गया। और माननीय सदस्य एक चीज छुपा गए कि जो 170 रुपए का भाव था वो 1988 के HSR रेट्स के अंदर था, जो आज से 34 साल पुराने हैं। सरकार ने 1988 के रेट्स को रिवाइज करने के लिए 2018 के अंदर एक कमेटी बनाई। कोविड के कारण उसमें डिले हुआ और 2021 के अंदर वो फाइनल रिपोर्ट मई के महीने में दी गई और रेट्स रिवाइज करेंगे। एवरेज रेट रिवीजन जो आए वो सड़कों में 15 से 18% के आए, ब्रिजेज में 18 से 21% के, और बिल्डिंग में 19 से 21% के। माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, ओवर पीरियड रेट्स हर चीज के रिवाइज हुए हैं, मगर HSR क्योंकि बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट होती है जिसको सभी इंजीनियरिंग विंग के 28 डिपार्टमेंट फॉलो करते हैं, उसके अंदर रिवीजन नहीं हो पाई थी। हमने डिटेल निकाली तो पता चला एक बार प्रीमियम रिवाइज हुआ था 2007 के अंदर, फिर प्रीमियम रिवाइज हुआ 2009 के अंदर, और फिर प्रीमियम रिवाइज हुआ 2011 के अंदर। 11 से लेके 21 तक 10 साल में कई चीजों का तो प्रीमियम भी रिवाइज नहीं हुआ। और उस कारण थी कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स के वर्क ऑर्डर्स जाते थे, टेंडर्स जाते थे, वो नेगेटिव की बजाय 140%, 130% पॉजिटिव में जाते थे। आज रिवीजन के बाद ये हालात है कि हमारे जितनी भी टेंडर होते हैं, बिड्स होती है, वो नेगेटिव के अंदर आती है। ये तो कॉम्पिटिटिव मार्केट है और इसके अंदर कोई एक पीडब्ल्यूडी नहीं। आज 28 के 28 डिपार्टमेंट में जहां कंस्ट्रक्शन चलती है वहां पर बेस रेट डिसाइड गवर्नमेंट करती है, और उस बेस रेट के बाद कोई कार्य करना चाहे वो अपनी कोटेशन अपलोड करता है, और उस कोटेशन के ऊपर कॉम्पिटिटिव रेट में जो लोएस्ट होता है उसको फिर सरकार आगे कार्य देती है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि माननीय सदस्य छुपा गए। मैं छुपा नहीं गया, मैं इन्हीं के जवाब से पढ़ रहा हूं। इन्होंने ही एक एग्जाम्पल दिया है, जो जवाब दिया है मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूं।
मिट्टी के काम के मामले में यदि हम 5 किलोमीटर की औसत लीड लेकर उसकी तुलना करते हैं तो HSR 1988 के अनुसार इसकी दरें 170 रुपए प्रति घन मीटर है। HSR 2021 के अनुसार 206 रुपए प्रति घन मीटर है, जो कि 21% अधिक हैं। और एक इन्होंने कहा है कि टेंडर हमें, हाँ ये कहा है कि कुछ निविदाएं जिन्हें अधिसूचना से पहले HSR 1988 सीलिंग प्रीमियम पर आमंत्रित किया गया था और अधिसूचना के बाद खोली गई थी, उनकी तुलना HSR 2021 से की गई और ये पाया गया कि सड़क के काम में के लिए 15 से 18% और भवन के कार्यों में 19 से 21% की तुलना में अधिक मूल्यों में वृद्धि पाई गई है। मैं सिर्फ इनके, या तो इन्होंने जो लिखा है वो उसमें इनका भाव दूसरा है, मैं दूसरा समझ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर 170 रुपए से, वो कह रहे हैं पुराने में 170 रुपए थी, इसमें 206 रुपए हैं। अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर 170 और 206 है तो बड़ा क्लियर है कि जस्ट आफ्टर रिवीजन 170 और 206 का गैप है वो बढ़ गया। मैं सिर्फ, मेरी बात ये कहना, ना मैं इसको छुपाने में या कोई बात नहीं है, ना मेरी कोई और इंटेंशन है। मैं तो कहता हूं स्टेट के इंटरेस्ट में जो ये इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो ट्रांसपेरेंट तरीके से लिए जाएं और सारे फैक्ट्स को ध्यान में रख के दिए जाएं। कोई ऐसा डिसीजन लें जिसे स्टेट को एकदम 15-20% खर्चा ज्यादा देना पड़े तो वो ठीक सा नहीं लगता। मैं तो सिर्फ ये बात हाईलाइट करने के लिए कहा था। धन्यवाद। जय हिंद। अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा रीएटरेट कर दूं कि जो रेट है वो बेस रेट HSR के गवर्नमेंट ने निर्धारित करी है। 170 रुपए 1988 के अंदर बेस रेट था और अब 206 रुपए 2021 के अंदर बेस रेट है। इसके अंदर वेरिएशन अगर आएगी तो जब कोई टेंडर भरता है तब वेरिएशन आती है। आज के दिन जो एग्जाम्पल दिया गया है वो एग्जाम्पल क्लियरली दिया गया है कि बेस रेट क्या है। बेस रेट के अंदर एक आइटम नहीं, हजारों आइटम है और हर आइटम के रेट बदलते रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की NHAI की गाइडलाइन से अगर सड़क बनेगी तो बिटुमिन का रेट, क्योंकि डे टू डे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, रिवाइज होता है, तो वो रिवीजन के साथ टेंडर लॉट होने के बाद भी सरकार को रिवाइज करना पड़ता है। उसी तरीके से सीमेंट का रेट है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। आज के दिन कोई एक विभाग नहीं, कोई भी बिल्डिंग बनती है किसी भी विभाग की, सीमेंट का रेट हाई पावर परचेज कमेटी से निर्धारित होता है और समय समय पर वेरिएट करता है। और इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल ये कोट किया गया है कि पिछले 34 साल के अंदर इस रेट के अंदर जो वेरिएशन आई है वो 21% की आई है। अगर माननीय सदस्य को किसी और डाटा की जरूरत है, किसी और आइटम के वेरिएशन कंपैरिजन की जरूरत है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड दैट। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री धर्मपाल ओबरा, पूर्व विधायक, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। नीरज शर्मा जी। 7। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक का प्रश्न 3 भागों में है। क भाग का उत्तर है, पुलिस महानिदेशक हरियाणा से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र में सीवरेज के पानी, खुली नालियों, क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण हुई मौतों का विवरण अनेक्सर क में संलग्न है। भाग क का उत्तर है, पुलिस महानिदेशक हरियाणा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन मौतों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण अनेक्सर ख में संलग्न है। ग भाग का उत्तर है, सरकार अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा सीवरेज के पानी से मौत के कारण मृत व्यक्ति के परिजनों को दिए गए मुआवजे का विवरण अनेक्सर ग में संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि सीवरेज के पानी या ओपन जल भराव की वजह से किसी की मृत्यु ना हो, और इस पटल पे जब पूरा डेटा, सही जानकारी ना हो, बड़ा दुख होता है। जैसे मैं फरीदाबाद का ये एग्जांपल लूं, 4 आदमी QRG अस्पताल में सीवर में डूब के मर गए, उनका कोई वर्णन नहीं है। और इस सदन में मैंने कई बार मुद्दा उठाया, ना अस्पताल के पास ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट है, ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, हम किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, इनके जवाब में एक 501 नंबर FIR का जिक्र है डबुआ थाने का।
अध्यक्ष महोदय, ये 11 साल का मासूम बच्चा है। सीएम अनाउंसमेंट का काम था 2015 का। 2018 में ये वर्क ऑर्डर अलॉट हुआ कि हाई मास्ट लाइट वहां लगनी चाहिए। देश की रक्षा सुरक्षा का मामला है। एयरफोर्स स्टेशन मात्र 60 मीटर की दूरी पे है, जबकि उस सुरक्षा की वजह से लोगों की जिंदगी पे तलवारें लटकी पड़ी हैं। ये वर्क ऑर्डर के संग हाई मास्ट लाइट का पॉइंट चिन्हित था कि उस पॉइंट पे ये हाई मास्ट लाइट लगनी चाहिए। बदकिस्मती से वो लाइट वहां से शिफ्ट कर दी गई। उसका भी जवाब मुझे इस सदन में मिला, अनस्टार्ड क्वेश्चन 46 नंबर, कि वो लाइट कहां शिफ्ट कर दी गई? पुराने विधायक के ऑफिस पे 55 नंबर सीरीज में 60 फुट रोड एमएलए ऑफिस। ये चीजें मैं विस्तृत में अध्यक्ष महोदय इसलिए बता रहा हूं, जवाब में मुझसे ये कहा गया मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन। अध्यक्ष महोदय, ये 5 नवंबर का हादसा है जिसका बच्चा गया है। आज इस बात को 54 दिन हो गए और मामले का तथ्य क्या है? मेरी कल भी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, उच्च अधिकारियों से, नगर निगम में भी हुई। पुलिस ने एक डीओ लेटर लिख दिया कि साहब ये एफआईआर दर्ज है, इसमें अधिकारी कौन है, हम किसके खिलाफ कार्रवाई करें, हमें बता दिया जाए। यूएलबी डिपार्टमेंट 54 दिन से जांच कर रहा है कि हम किसके खिलाफ परमिशन दें। और ये चीजें मैंने एक एक व्यक्तिगत तौर पे, ये कागज जो मैं आज हाउस में रख रहा हूं ना, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, सबको एक एक विवरण के साथ कि साहब ये सीएम अनाउंसमेंट है, ये वर्क ऑर्डर है, ये स्ट्रीट लाइट वहां लगी होती उस बच्चे की जान बच जाती, ये नाले की पेमेंट हो गई, बिना स्लैब के नाला छोड़ दिया, उस ठेकेदार की पेमेंट किसने करी, उसकी जांच कर लो। पर बदकिस्मती की बात है, ऐसे गंभीर प्रश्नों के भी जवाब हम एमएलओ को नहीं मिलते। एक डिप्टी सीएम साहब के यहाँ से तो एक्नॉलेजमेंट आती है कि आप एमएलओ की ये चिट्ठी आ गई है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कम से कम ऐसे गंभीर मामलों पे मंत्रियों को तकीद हो कि कम से कम एमएलओ को एक एक्नॉलेजमेंट तो दे दो कि हम विधायक हैं, हमें 11 साल के मासूम बच्चे की मौत की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं और आप उसमें इतना समय लगाएंगे। तीसरा अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जो मुआवजे की बात है 10 लाख रुपए की, आप देखेंगे फरीदाबाद के जितने केस हैं, कंपनसेशन गिवन बाय प्राइवेट कंपनी, क्या प्राइवेट व्यक्तियों ने उनकी मौत के जिम्मेदार हैं? मौत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारी नीति है, प्रशासन की कमी है, वो लोग मुआवजे क्यों नहीं दे रहे हैं? और उसका एक टाइम बाउंड भी होना चाहिए सर, कि भाई आज ये 11 साल का इकलौता चिराग था सर वो कुणाल, उस परिवार का, उस बच्चे से बहुत उम्मीद थी उस परिवार को कि बच्चा हमारा बड़ा होगा, हमारा बुढ़ापे की लाठी बनेगी। और एक चीज और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस परिवार के संग ऐसा हादसा हो, उसकी आर्थिक मदद के साथ साथ सरकार उसके परिवार में कोई ना कोई नौकरी का भी प्रावधान करे, क्योंकि एक आदमी नहीं जाता, उसके संग पूरे परिवार की रोजी रोटी जाती है। मैं ये मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो 3 ऑनरेबल एमएलए ने जो क्वेश्चन किया है 3 भागों में किया है और उसमें जानकारी मांगी थी कि जनवरी 2015 से 30 नवंबर 2022 तक कितनी डेथ हुई, उनका क्या हुआ, उनका क्या मुआवजा हुआ, उसकी जानकारी हमने एनेक्सर्स में दे दी है। ऐसे कोई इंडिविजुअल केस है तो उसके बारे में अलग से पूछ लें या मुझे समय दे दें, उसकी पूरी जानकारी लेकर मैं आपको बता दूंगा। महोदय, एनेक्चर में 4 आदमी इकट्ठे मरे हैं अस्पताल के अंदर और आपने फरीदाबाद का एनेक्चर में ये लिखा है कि 2 ही आदमी की डेथ हुई है, विवरण वहां का नहीं है। नहीं, फरीदाबाद के एनेक्चर में जहां तक मुझे ध्यान है इसमें 3 डेथ इसमें शो और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जांच चल रही है उसकी साहब। 2015 में 1 डेथ हुई है और 2022 साहब मैं 22 की बात कर रहा हूँ, क्यूआरजी अस्पताल का नाम ले रहा हूँ बार बार। 4 सीवरमैन मर गए उसके अंदर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जांच चल रही है उसकी। इसमें हमें कोई जानकारी पुलिस विभाग ने नहीं दी हुई है तो उसको हम इंक्वायर करवाकर उस पर उचित कार्रवाई। वही तो हम कह रहे हैं कि हाउस में जानकारी पूरी नहीं है। नहीं तो ये एग्जामिन करवा लेंगे ना जी, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई। अब ये 2 और कह रहे हैं तो आप ये दे दीजिए, मैं इसकी जानकारी करवा दूंगा। कुणाल की तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ मंत्री जी आपको। नीरज जी, उनका सवाल ये था कि टोटल डेथ जो है, हाँ जी,
वो कितनी हुई हैं? वो टोटल डेथ 51 हुई है जी। नहीं, जो इसकी फरीदाबाद की बात है, फरीदाबाद में 3 हुई हैं। तो 4 तो वो अकेले बता रहे हैं कि वो जो है, इसका मतलब ये कि जो ये जानकारी दी जा रही है, ये गलत जानकारी दी जाए। ये बड़ा चिंता का विषय है कि मेरी सभी मंत्रियों से निवेदन है कि जो भी जानकारी सदन के अंदर दें, उसकी पुष्टि जो है वो करके आए, और बिल्कुल पुख्ता जानकारी जो है, सही जानकारी है, वो सदन को मिलनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, और अगर तो कोई अधिकारी ने ये गलती की है तो उसके खिलाफ एक्शन, एक उनकी सजा ऐसी होनी चाहिए ताकि बाकियों को हिदायत हो जाए। ठीक बात है, मैं सहमत। आज पूरी कब तक हो जाएगी? कुणाल बच्चे वाले में 54 दिन तो हो गए। आपका यूएलबी डिपार्टमेंट कब पुलिस को चिट्ठी दे देगा कि इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लो? जल्दी से जल्दी टाइम जांच करवाकर, जल्दी से जल्दी। 54 दिन ऑलरेडी हो गए। 11 साल का मासूम बच्चा है सर जी, उसके परिवार को मुआवजा भी जाना है। नहीं, जांच का समय एकदम देना संभव नहीं होता है, और पिछले अपने इतिहास में भी कई दफा प्राइम मिनिस्टर तक की भी डेथ हो जाती है। देखिए सर, ये आप दोबारा गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, 11 साल के मासूम बच्चे की बात को इसलिए ना करिए। समय बताना एकदम संभव नहीं है। ये मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं। नहीं, जल्दी से जल्दी करेंगे, इससे जल्दी करेंगे। चलिए, राव चिरंजीव जी। 48। श्रीमान जी, राजकीय महाविद्यालय रिवाड़ी के भवन के निर्माण के लिए 8 एकड़ 1 कनाल 8 मरले भूमि ग्राम लिसाना में चिन्हित की गई है। भूमि उत्तर शिक्षा विभाग हरियाणा के नाम स्थानांतरण हो जाने के उपरांत महाविद्यालय के निर्माण के कार्य की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुसार आरंभ कर दी जाएगी। अध्यक्ष जी, ये जो घोषणा थी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज की, सीएम अनाउंसमेंट थी 10,292, और ये 28 मई 2015 को करी गई थी। अब देखिए करीबन 9 साल बीत गए, अभी तक आश्वासन ही मिल पा रहा है कि अभी आइडेंटिफाई होगी। मेरे से पहले बोलते हुए हमारे पड़ोस के जो विधायक हैं लक्ष्मण सिंह यादव जी कह रहे थे ये आश्वासन की सरकार है। हमें तो आश्वासन भी अब तक नहीं मिल पाया है कि ये कब तक बन जाएगा। अभी मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे। एक अनाउंसमेंट जो 9 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने की थी, जिसके लिए लैंड एलोकेट हो गया था सेक्टर 20 रेवाड़ी के अंदर। मैनिपुलेशन कर रहे हैं। आपने ये नहीं कहा था ये आश्वासन की सरकार है। आश्वासनों की सरकार नहीं है। नो, गलत कह रहे हो आप वही बोल रहे हैं। अपने बोल रहा हूँ, आप अपनी बातों को चलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लीड करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से भी ये आश्वासन की सरकार है। अभी तक 9 साल बाद ही आश्वासन मिल रहा है। जब मुख्यमंत्री जी ने एक चीज की घोषणा 9 साल पहले करी थी, 9 साल बाद भी अब ये कहा जा रहा है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे। और उसके अंदर एक और चीज भी लिखी गई है कि अगर रेवाड़ी में उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो उसको हम मर्ज कर देंगे गवर्नमेंट कॉलेज बावल के साथ। आप एक बात बताइए, एक चीज जो इन्होंने कही थी रेवाड़ी में बनेगी, उसको अब ये मर्ज कर देंगे बावल के अंदर, तो उसका जवाब देना चाहिए कि जब आप मुख्यमंत्री ये घोषणा करते हैं तो अधिकारी उनको गलत जानकारी क्यों देते हैं। और इसमें लिखा गया है कि भाई एक पॉलिसी चेंज हुई कि 5 एकड़ से कम जमीन के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बन पाएगा, पर जब ये अनाउंसमेंट हुई थी 2015 के अंदर तब ये पॉलिसी नहीं थी। तो जो चीज की अनाउंसमेंट 2018 से पहले की गई उसके अंदर चेंजेस क्यों की जा रहे हैं, इस बात का जवाब मंत्री जी दें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2015 में गवर्नमेंट कॉलेज रिवाड़ी की घोषणा की गई और शिक्षण वर्ष 2017-18 में कॉलेज की क्लास शुरू कर दी गई, जहां 53 लड़कियां और 322 लड़के, कुल 375 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वर्तमान में यह कॉलेज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी की बिल्डिंग में चल रहा है। कॉलेज के भवन निर्माण में देरी का मुख्य कारण जो है, सबसे पहले सेक्टर 20 रेवाड़ी में 10 अप्रैल 2017 को 5.32 एकड़ जमीन HSVP द्वारा स्वीकृत की गई। 20/12/2018 को इस कॉलेज के लिए 12 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई, परंतु विभिन्न कारणों से स्वीकृत भूमि को 5.32 एकड़ से घटकर 5 एकड़ कर दिया गया।
जो 99 वर्ष के लिए लीज होल्ड पर आधार पर 100 रुपए प्रति वर्ष पर आवंटित किया गया था, जिसको बाद में 2/7/2021 को HSBP द्वारा पूरी भूमि को वापस ले लिया गया। विभाग द्वारा 16/11/2021, 31/1/2022, 4/3/2022 को उपायुक्त रिवाड़ी को रिमाइंडर भेजे गए कि कॉलेज के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। 8/7/2022 को यह मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया। अधिकारियों की मीटिंग में विभिन्न साइट पर चर्चा करने के बाद उपायुक्त रिवाड़ी द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 21/12/2022 को ग्राम पंचायत लिसाड़ा में 8 एकड़ 1 कनाल 8 मरले भूमि की पहचान कर ली गई है। जैसे ही वाक्य नाम भूमि ट्रांसफर हो जाएगी, कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में कॉलेज के भवन के निर्माण का कार्य शुरू होने की पूरी संभावना। 2020 के सेशन के अंदर भी मेरा यही सवाल था और उसका जवाब ये मिला था कि अगले सेशन में शुरू हो जाएगा। आपका ही संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 2017 के अंदर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के अंदर ये 1 साल चलाया गया। उसके बाद 2018 के अंदर बाल भवन के अंदर 5 कमरों के अंदर गवर्नमेंट बॉयज स्कूल चलाया गया और आज भी जो ये कॉलेज चल रहा है ये 5 कमरों के अंदर चल रहा है, जो 2 टीचर्स के लिए और 3 स्टूडेंट्स के लिए। पिछले दिनों के अंदर अभी 1 महीने पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर छात्र छात्राएं हैं, क्योंकि ये को एजुकेशनल बना दिया गया है। देखिए, जो अनाउंसमेंट की गई थी वो गवर्नमेंट बॉयज की गई थी और उसको इन्होंने को एजुकेशनल कर दिया। और बड़े शर्म की बात है कि हमारी जो बेटियां हैं, सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उन बेटियों ने नंगे पैर तक डीसी ऑफिस तक मार्च किया और अभी भी आश्वासन मिल रहा है यहाँ पर कि ये अगले वर्ष के अंदर शुरू आ जाएगा। तो मेरा ये है कि कब तक आप लोग आश्वासन देते रहेंगे। सैनिक स्कूल का भी आश्वासन है, वो भी अब तक नहीं बन पाया। मेरा आपसे ये है कि कब तक ये चल जाएगा, इस बात का मुझे जवाब दे दीजिए। नेक्स्ट ईयर तक ये शुरू हो जाएगा 2023 के अंदर। 49 तो अध्यक्ष जी 49 मंत्री जी शर्मा जी, मूलचंद जी। अध्यक्ष जी, जो विधायक जी ने गांव बोड़ा पट्टी की जो ITI मांगी है और जल्दी से जल्दी हम इसको मार्च तक हमें सारी स्वीकृति मिल चुकी है। जो भूमि जो जमीन जो पंचायत से होनी थी उससे समस्या आ रही थी, कई बार तालाब की ना हो, गौचर ना हो, पर वो क्लियर हो चुकी है। जल्दी हम मार्च तक उसकी नींव रखवा देंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध भी करूंगा और कहना भी चाहता हूं कि जो पंचायत की भूमि है वो पंचायत भूमि डिपार्टमेंट के नाम ट्रांसफर हो, उसके बाद आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं इसमें भुगतभोगी हूं। 5-6 साल से मेरे 2 हॉस्पिटल है, 3 साल से मैं हर सेशन में उसको उठा रहा हूं। वो सिर्फ इसी बात से फाइल चक्कर काट रही है। पहले थे वो बने हुए उस भूमि पे, लेकिन वो भूमि डिपार्टमेंट के नाम नहीं है। उसको ट्रांसफर करने के लिए वो 5 साल से कभी ऊपर आती है कभी नीचे जाती है। पंचायत की वो भूमि है, ये भूमि भी पंचायत की है। इसके अंदर आप एक कंडीशन लगाते हैं कि नाम ट्रांसफर होए। नाम ट्रांसफर होने में इसको उसी तरह यदि अगर 5 और 6 साल लगेंगे तब तक उस भूमि के ऊपर जो है कोई न कोई कब्जा कर लेगा, क्योंकि वो भूमि खाली करवा दी गई है। मेरा आपसे अनुरोध है, ये जो भूमि ट्रांसफर की जो पॉलिसी है इसको टाइम बाउंड किया जाए और जब चिन्हित होगी भूमि, उस भूमि के ऊपर अपनी पोजीशन लेकर उसके ऊपर कम से कम बाउंड्री तो बना दी जाए, ताकि उस समय ये ना हो कि अब तो ये भूमि जो है कब्जा है, इस पे लिटिगेशन है, इस पे तो कोई न कोई कोर्ट में ना जा ले उसके बाद फिर 5-7 साल लगेंगे। और ये पंचायत विभाग है के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है आपके माध्यम से कि इस तरह की जो फाइलें हैं, हम तो चक्कर कटा के छक लिए हैं, वो अपने लेवल पर उनको मंगा के उनको ट्रांसफर जल्दी कर दे, ताकि जो डिपार्टमेंट ने काम करना है उस पर प्रोजेक्ट बना दे। मेरा ये आपसे अनुरोध है मंत्री जी, इसको टाउन बाउंड करके। और दूसरा अनुरोध है आपसे कि ये जो
आपने मंजूर कर दी, उसके लिए मैंने आपका धन्यवाद भी किया था, कि कोई अन्य बिल्डिंग के अंदर इसके अंदर क्लासें शुरू करवा दो, ताकि वहाँ बच्चों को जिस मकसद के लिए ये बनी है वो सुविधा मिल सके। हमारे वहाँ कोई न कोई आपके नॉर्म के अनुसार कोई बिल्डिंग उसे कम छूट देंगे, बिल्डिंग वहाँ मिल जाएगी। आप इसमें क्लासें कब तक स्टार्ट करा दोगे, ये मुझे बता दो, ये आपसे मेरा अनुरोध है। मंत्री जी। अध्यक्ष जी, जो विधायक जी ने जो पूछा है कि इसमें समय लग गया, इसमें कि जो पहली रिपोर्ट हमारे पास आई थी 13/4/22 को, इसमें जो जानकारी दी गई थी कि ये जमीन जोहड़ की खसरे की है, पर उसके बाद जानकारी 21/12/2022 को जो जानकारी मिली है, ये जमीन क्लियर है और ये अपने जो जमीन है ये कुएं तालाब की नहीं है, जोहड़ की, ये पैदावार जमीन है और इसके लिए पट्टे के लिए जमीन हमें 33 साल के लिए पट्टे पर दे दी, 1 रुपए के प्रति एकड़ के हिसाब से। हम जल्दी इसकी मार्च में चालू करा देंगे और जल्दी इसका पैसा करा के जल्दी करा देंगे विधायक जी को, अब परेशानी नहीं हो पाई। श्रीमती निर्मल रानी जी। विज साहब। अध्यक्ष महोदय, yes sir, the proposal to upgrade the community health center for Gannor as sub-divisional hospital is under consideration. It may take 6 to 8 months to accomplish the process of upgradation. मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने टाइम भी बता दिया कि 5-6 महीने में हो जाएगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेंद्र जून जी का क्वेश्चन था जो कुलदीप बस जी लेंगे। कुलदीप बस जी भी नहीं है। नहीं, वो उनको जिनको ऑथराइज किया गया नहीं। भव्य विश्वमयी जी। प्रश्न संख्या 52। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसके कै भाग का उत्तर है हाँ श्रीमान जी। और वैसे तो ये प्रश्न जो कै भाग होता है उसी के संबंध पूछना चाहिए आगे, लेकिन ये पूरे विधानसभा का ही पूछ लिया वैसे तो, लेकिन पहली बार पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। कै भाग का उत्तर है मल संशोधन संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद सीवरेज प्रणाली के कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी और जल आपूर्ति प्रणाली के कार्य के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं। स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद 2 महीने के भीतर इन कार्यों का शुभारंभ कर दिया जाएगा। कै भाग का उत्तर है नहीं श्रीमान जी, और गै भाग का उत्तर है हाँ श्रीमान जी। गांव सादलपुर में जलघर निर्माण का प्रस्ताव है, परंतु गांव चंदन नगर में जलघर निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। अश्रावन जलघर के मरम्मत का 90% कार्य पूरा हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मंडी आदमपुर की बहुत ही लंबी मांग जो थी बदहाल सीवरेज और पेयजल पाइपलाइन को बदलवाने की, उसको करीबन 84 करोड़ की लागत से मंजूर की है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लैंड अक्वायर करनी थी वो अक्वायर हो चुकी है, जिसके लिए मैं मंत्री जी श्री देवेंद्र बबली जी का आभार प्रकट करता हूं। सवाल मेरा ये है कि इन कामों का टेंडर फ्लोट कब होगा और कब तक कार्य शुरू हो जाएगा? धन्यवाद। अभी बताया ना कि सीवरेज की जो जमीन अवेलेबल होने के बाद उसका कार्य जल्दी प्रारंभ कर दिया जाएगा, टेंडरिंग प्रोसेस, और जो जल घर का है वो प्रोसेस में है। दूसरा पूछ लीजिए। हाँ। अध्यक्ष महोदय, ये जो मेरे सवाल भाग ग का उत्तर आया था ना के रूप में, उसको पढ़कर मुझे काफी चिंता हुई, हैरानी हुई, क्योंकि आदमपुर हल्के में पीने के पानी की बहुत ही भयंकर और गंभीर समस्या है और काफी समय से पूर्व विधायक श्री कुलदीप जी भी अपनी व्यवस्था से यहाँ पानी का टैंकर भिजवाकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि इस जमाने में भी, इस युग में भी मेरे हल्के में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। जवाब में मैंने पढ़ा कि सदलपुर गांव के अंदर वाटर वर्क्स का प्रावधान है, लेकिन सवाल मेरा यह है कि इसका कार्य कब शुरू होगा। उत्तर में मैंने ये भी पढ़ा कि चंदन नगर के अंदर वाटर वर्क्स का कोई प्रावधान नहीं है, जिसको पढ़कर मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मेरे हल्के के अंदर अगर कोई सबसे पिछड़ा गांव है तो चंदन नगर का है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि
मेरा एक बहुत ही पुराना कार्यकर्ता है वंशी डेलू के नाम से, वो अपने खेत के अंदर से पाइपलाइन बिछाकर गांव को पानी दे रहा है। तो सवाल मेरा ये है कि चंदननगर में प्रावधान अगर दिया जा सके तो कब तक इसका प्रावधान हो सकता है? इसके अलावा आदमपुर गांव में पानी बहुत ही बड़ी मात्रा में दूषित है, सीवरेज में मिक्स होकर पानी यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर सीवरेज के पानी की उचित निकासी और पीने के पानी की पाइपलाइन बदलवाने की आवश्यकता है। कावरेल गांव में सलेमगढ़ के वाटर वर्क से पाइपलाइन बिछाकर वहाँ पर पानी दिलवाने की आवश्यकता है। गांव असरावा चबरवाल भोड़िया में वाटर वर्क्स जर्जर हालत में, यहाँ पर मरम्मत की आवश्यकता है। और चंदननगर, झीड़ी, बीड़ बबरान, पीरावाली, डंडूर में नए वाटर वर्क्स लगाने की आवश्यकता है। डंडूर गांव में जीएलएफ ने 4 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है, लेकिन उसकी फाइल काफी समय से पशुपालन और डेयरी विभाग चंडीगढ़ के पास पड़ी हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और चंदननगर में जमीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन वहां भी जीएलएफ में उनसे पत्र लिखवाकर वहां भी मंजूरी करवाने की आवश्यकता है। तो प्रश्न मेरा दूसरा ये है कि इन सभी गाँवों में जो पीने के पानी की समस्या है, इसको दूर करने की संभावना कब तक हो सकती है? धन्यवाद। मंत्री जी, जिन जिन गांवों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उनके बारे में मैं डिटेल बता देता हूं। आदमपुर जो इसका मंडी की जलापूर्ति के बारे में इन्होंने बात की है। वर्तमान में आदमपुर मंडी में पेयजल आपूर्ति 3 नहर आधारित जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से की जा रही है। आदमपुर कस्बे में पेयजल की स्थिति 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और 116.36 किलोमीटर पाइपलाइन के नेटवर्क के साथ शहर का 90% क्षेत्र वितरण प्रणाली से कवर किया गया है। कस्बे में पेयजल आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है। पेयजल आपूर्ति के 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया जाएगा और इस पूरे नए घोषित शहर को सीवरेज सिस्टम से कवर किया जाएगा। 20/7/2022 को 30 करोड़ 17 लाख रुपए की जलापूर्ति प्रणाली के उन्नयन की विस्तारित परियोजना रिपोर्ट की प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया है। जल आपूर्ति व्यवस्था के कार्य के टेंडर प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति पत्र जारी होने के 2 महीने के भीतर ये कार्य शुरू कर दिया जाएगा और ये कार्य 31/12/2025 तक पूरे होने की उम्मीद है। इसी तरह गांव चाबरवाल की स्थिति है। चाबरवाल गांव फतेहाबाद जिले में पड़ने वाले शेखपुर दारोली नहर जलघर के अंतर्गत आता है। बूस्टिंग स्टेशन के माध्यम से चाबरवाल गांव में पीने की पानी की आपूर्ति की जाती है। ग्राम चाबरवाल की पेयजल आपूर्ति का सत्र 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसी तरह भोड़िया खेड़ा, जिसकी 2011 की जनसंख्या के अनुसार गांव भोड़िया खेड़ा की जनसंख्या 3278 व्यक्ति है। गांव भोड़िया खेड़ा की नहर आधारित जल आपूर्ति योजना 1995 के दौरान 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की सेवा सत्र के साथ शुरू की गई थी, लेकिन 2018 के दौरान जल आपूर्ति योजना को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की सेवा स्तर पर बढ़ाया गया है। इसके अलावा जल आपूर्ति योजना के सुधार के लिए 50,75,000 की राशि का अनुमान सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और इस अनुमान के विरुद्ध काम पूरा हो चुका है। कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 61,12,000 रुपए का अनुमान की मंजूरी दी गई है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है और 60% इसका काम पूरा हो चुका है। इसी तरह सदलपुर गांव की स्थिति है। 2011 की जनसंख्या अनुसार गांव सदलपुर की जनसंख्या 15,215 व्यक्ति है। गांव सदलपुर की नहर आधारित जलापूर्ति योजना वर्ष 1981 के दौरान 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर के साथ शुरू की गई थी। गांव सदलपुर भी स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के अंतर्गत शामिल है तथा गांव की जलापूर्ति एवं सीवरेज व्यवस्था की क्रम से 24 करोड़ 26 लाख रुपए और 27 करोड़ 3 लाख रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है तथा मुख्यालय में तकनीकी जांच की जारी है। इसी तरह गांव कबरेल वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार कबरेल गांव की जनसंख्या 4,387 है। गांव कबरेल की नहर आधारित जलापूर्ति योजना वर्ष 2009 के दौरान 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की सेवा सत्र के साथ शुरू की गई थी। वर्तमान में गांव में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। जल आपूर्ति योजना के सुधार और जल जीवन मिशन के तहत कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन प्रदान करने के लिए 170 लाख रुपए की लागत का अनुमान
स्वीकृत किया गया है और इस अनुमान के अंतर्गत 30% काम पूरा हो चुका है। डोभी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गांव डोभी की जनसंख्या 6,999 है। गांव डोभी की नहर आधारित जल आपूर्ति योजना 1994 में बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा है। सारा बता देते हैं। नहीं, संक्षिप्त में बता दीजिए कि जो ये मांगे हैं ये कब तक हो जाएंगी? तो अलग अलग बता रहा हूँ, हर गांव का बता रहा हूँ मैं तो। चलिए, बस बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी एक मिनट जी। मैं भव्य बिश्नोई क्योंकि पहली बार विधानसभा के अंदर बोले हैं और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपना प्रश्न रखा है, मैं उनको बधाई देता हूं। हाँ जी, मैं मंत्री जी से केवल ये कहना चाहूँगा, भव्या जी ने जो क्वेश्चन उठाया है, जो चंदन नगर है वो आउटर कॉलोनियां है और उससे वो बना हुआ है। अभी वो क्योंकि पंचायत के अंदर है, वह मेरे अपने गांव की भी ढाणियां बहुत ज्यादा है। ये बात इनकी बिल्कुल वाजिब है कि बहुत बड़ा एरिया है और धीरे धीरे वो आउटर कॉलोनियों से बना हुआ है, तो वहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वो बहुत ही जरूरी है। कोई न कोई व्यवस्था करके इसके लिए कोई न कोई आप आश्वासन दे तो अच्छा रहेगा। बनवाएंगे, अगर शहर में है तो सुविधा देंगे। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, एक मिनट जरा, एक मिनट बैठ जाइए एक मिनट, अभी ले को मैं बात लूंगा। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री बिशंबर सिंह विधायक अपने रिश्तेदार की मृत्यु के कारण आज दिनांक 28/12/2022 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। इसी प्रकार से श्री प्रदीप चौधरी विधायक अस्वस्थ होने के कारण आज दिनांक 28/12/2022 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सके हैं। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के विधि विभाग के छात्र दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। नियम 15 के अधीन निरंतर बैठक संबंधी प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अभी इसके बाद अध्यक्ष महोदय, इसके बाद करेंगे। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकों के उपबद्धों से मुक्त किया जाए। प्रश्न है कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। प्रश्न है कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। श्रीमती निर्मल, मैं पहले 15 की मैं लिस्ट पढ़ रहा हूं। श्रीमती निर्मल रानी जी एमएलए, रावदान सिंह जी एमएलए, श्री मोहनलाल बड़ौली जी, श्री नयनपाल रावत जी, श्री हरविंदर कल्याण जी, श्री सुधीर कुमार सिंगला जी, श्री भव्य बिश्नोई जी, श्री धर्मपाल जी, श्री अमित श्याग जी, श्री नयन सिंह चौटाला जी, श्रीमती किरण चौधरी जी, श्री राम कुमार गौतम जी, श्री दूराराम जी, श्री चिरंजीव राव जी, श्री राम कुमार कश्यप जी। ये 15 लोग जो हैं हाँ जी, पर्ची तो गिरी हुई है पर वो लॉटरी में निकलेगी तभी तो है ना।
भाई जो वो लॉटरी में आएगा तभी तो है, आएगा तो 60 भाई जो डली हुई पर्चियां सारी आई भाई, जो लॉटरी में निकलेगा वही निकलेगा ना, मैं अपने आप कैसे निकाल दूंगा। गोगी जी, गोगी जी, आप पहले दिन बोले हैं, 26 तारीख को बोले हैं। हाँ तो फिर अभी बैठ जाइए हाँ जी, मैं नहीं बोले। ये ऐसा है ना कि 3 दिन का सेशन है, 90 विधायक है। 1 दिन और बढ़ा दो। नहीं कोई बात नहीं, 1 दिन और बढ़ा दो। अभी क्या रेजोल्यूशन पास किया आपने, आपको पता कि क्या रेजोल्यूशन पास किया? चलिए श्रीमती निर्मल रानी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे 0 आवर में बोलने का मौका मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जिंदगी आसान रहना ये प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, भाई आप इसलिए इसे और सुगम बनाना निकलती है, मैं नहीं बैठता वहाँ। ये हमारी मोदी सरकार की प्राथमिकता है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन करोड़ों दिलों में जगह, इसकी बहुत ही ताकत होती है। ऐसे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अंत्योदय स्कीम को लागू किया, जो 1,80,000 से कम आय वाले परिवार थे उन्हें आगे लेकर आए, जिन्हें चिरायु कार्ड दिए गए, जिन्हें बीपीएल में जगह दी गई। कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वैसे तो हमेशा वही लोग आगे रहते हैं जो आगे आगे रहते हैं, लेकिन अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो असली हकदार है उसको असली हक दिलाना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही। ऐसे हैं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने नशा मुक्ति, शराब तस्कर और इन सब के खिलाफ बहुत ही कड़े कदम उठाए हैं। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, मेरी तो अध्यक्ष महोदय एक ही अपील है कि जहां खाद्य पदार्थों में कोई मिलावट होती है उसकी और भी इतने ठोस प्रयास किए जाएं कि कोई भी यदि मिलावटी पकड़ा जाता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगी। शिक्षा मंत्री जी, आपको जो भी काम कहा जाता है आप बहुत ही ध्यान से उसे करते हैं। मैं एक बार आपसे मिली थी, भक्त फूल सिंह विश्वविद्यालय कानपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग में डिप्लोमा में 6 शिक्षक थे जो पढ़ा रहे थे और क्लासेस बंद हो गई थी। आपने वो क्लासेस भी शुरू करा दी और उन शिक्षकों को भी दोबारा काम करने का मौका मिला। लेकिन अब उसके बाद एक दिक्कत आ रही है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 25,000 रुपए फीस दे रहे हैं, जबकि सरकारी में ये फीस 3,500 है। इसके बावजूद जनहित में महिला शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आप ये फीस प्लीज कम कराएं और जो शिक्षक हैं उनकी भी जो है तनख्वाह उन्हें समय पर मिल जाए, ऐसी आप कृपा कीजिए। एक हमारी मंडी है गन्नौर में, इंटरनेशनल मंडी, उसमें काम जो है स्पीड से शुरू करवाया जाए। और मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से भी एक मांग रखना चाहूंगी कि हमारे यहाँ गन्नौर में 161 एकड़ में रेल कोच फैक्ट्री है और इतनी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट आ रही है, तो एक ट्रॉमा सेंटर भी यहाँ होना बहुत ही जरूरी है। हमारे गन्नौर में कुछ रोड्स हैं, एक बड़ी रोड है और एक शेखपुरा से अगवानपुर को जा रही है, जो यदि चौड़ी नहीं की जाएंगी तो बहुत ही दिक्कत रहेगी, क्योंकि ऊंचाई पर है शेखपुरा वाली रोड। 12 फुट की रोड में जो दूसरे सामने से व्हीकल आता है वो गिर जाता है, तो इसको भी कृपा करके चौड़ा करा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं इस विधानसभा में, लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी भी आपसे है, यहाँ पर जो पानी पीने जब हम जाते हैं तो दोनों और एक मेल टॉयलेट एक फीमेल टॉयलेट है, तो बीच में जब खड़े होके वो पानी की व्यवस्था है, प्लीज उसको भी कहीं बदलवा दिया जाए। वो पानी दिल नहीं करता वो पानी पीने को, पता नहीं कोई और विधायक क्यों नहीं बोलता, पर मैं जब भी वहाँ पानी की प्यास लगती है जाते हैं तो हमारा जी नहीं करता। आप ये जी व्यवस्था जरूर करवा दीजिए, ये मेरी आपसे अपील है। एक मिनट, अगले सदन में जब आप आएंगे तो ये व्यवस्था आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रावदान सिंह जी। धन्यवाद स्पीकर सर कि आपने मुझे 0 आवर में बोलने का अवसर दिया। स्पीकर सर, जहां तक बात आई सड़कों की,
मैं ये कह सकता हूं कि सरकारी दावा करती है कि हमने तकरीबन सड़कों को सुधार दिया है, उनका नया निर्माण कर दिया है। मैं खास तौर पे दक्षिणी हरियाणा और विशेष तौर पर मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कहना चाहता हूं कि वर्स्ट कंडीशन इन द स्टेट अगर कहीं है तो उन रोडों की है, और जो एक बार नहीं अनेकों बार मैं सदन के अंदर उठा चुका हूं। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि उन रोडों पर ध्यान दिया जाए ताकि नेशनल लॉस और लाइफ लॉस को बचाया जा सके। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, एक किसान मॉडल स्कूल हमारे टाइम पे जब चौ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे 10 एकड़ जमीन गांव नांगल सिरोही ने दी और उस पर बिल्डिंग का पैसा भी लगा चुके हैं। मात्र फिनिशिंग के लिए 20% एक्सपेंडिचर बचा हुआ है। पीछे जब भी मैंने उठाया सवाल तो उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग का हम कोई दूसरा यूज करेंगे। न तो किसान मॉडल स्कूल बना, न ही उस बिल्डिंग का कोई दूसरा यूज हो रहा जो बहुत भव्य बिल्डिंग बन सकती है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर आज बना हुआ है। तो मेरा निवेदन ये है कि आप उस पर ध्यान दें और उसको बिल्डिंग को पूरी तरह से फिनिश करके उसका सदुपयोग करें। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह लोकल सड़कों की बात करना चाहता हूं। जो शहर महेंद्रगढ़ के अंदर शहर की सड़कें हैं बहुत ही दुर्दशा के अंदर हैं। वहां पर एक रोड बीच में बनाया गया जिसकी मैं समझता हूं उस तरह की जरूरत नहीं थी, जहां ग्रेनाइट लगा करके ने उसको सजाने का प्रयास किया, जबकि मेन रोड से अगर जोड़ते उसको तो कम पैसे के अंदर बहुत सुंदर तरीके से डेवलप किया जा सकता था। उसके अंदर किसी न किसी तरह की अव्यवस्था रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये पता लगाया जाए कि किस व्यक्ति ने इसकी सलाह दी थी और क्यों इतना पैसा उस रोड पर लगाया गया जिस पर इस पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं, जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया। अध्यक्ष महोदय, एक आई हमारे हॉस्पिटल की बात। देखिए, हारी बीमारी किसी से पूछ कर नहीं आती, लेकिन जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये कहा जाता है कि पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के नया बना रहे। नई बिल्डिंग बनी हुई पुराने हमारे टाइम की थी, उसमें न डॉक्टर्स है न मेडिकल फैसिलिटीज है, वहां पर सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल बन करके रह गया। कोई भी व्यक्ति आता है तो रेफर टू हिसार, रेफर टू रोहतक, रेफर टू दिल्ली, रेफर टू जयपुर, ये कहा जाता है। वहां पर इलाज नाम की कोई चीज नहीं है। तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से खास तौर पर विज साहब यहाँ है नहीं, उनसे मेरा निवेदन है कि उस हॉस्पिटल को जो उन्होंने आज तोड़ रखा है उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए और वहां पर डॉक्टर्स की व्यवस्था करके अच्छी तरह से मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। अध्यक्ष महोदय, एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार कहा कि हर विधायक को हम 5 करोड़ रुपए देंगे ताकि वो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में उसका सदुपयोग कर सके। मेरे जिले के अंदर हम 4 विधायक हैं, जिनमें 3 भाजपा के हैं, 1 कांग्रेस से है। उन तीनों को 5 करोड़ रुपए दे दिए गए, मुझे नहीं दिया गया। तो आपका वो सबका साथ सबका विकास जो वादा है, मैं समझता हूं वो इसमें कामयाब नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन ये भी है कि सभी विधायकों को दें और इस तरह से पिक एंड चूज आप ना करें। राजवाल 25 करोड़ आपने रोडों के लिए घोषणा की है, उनकी लिस्ट हमने दे दी है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से पीडब्ल्यूडी महकमे से, मार्केटिंग बोर्ड से, जिस भी डिपार्टमेंट के नीचे वो सड़कें आती हैं, उनको सारे विधायकों को सही तरीके से पैसा लगा करके उनके अंदर मदद की जाए ताकि वो रोड वहां पर ठीक तरह से बन सके। अध्यक्ष महोदय, अगला मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक वुमेन कॉलेज है जिसके अंदर संख्या है 2500 और वहां बैठने की जो जगह है वो मैं समझता हूं शायद 1200 से ज्यादा नहीं। सड़कों उसके लिए बिल्डिंग के लिए पैसा दिया जाना चाहिए, आपने अप्रूवल दिया है। वहां बीएससी एमएससी क्लासेस हैं लेकिन कोई लैब नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि लेबोरेटरी जो है ना मस्ट है वो पहले दी जाए। बिल्डिंग कम से कम उन बच्चियों को जो धूप में और सर्दी में बाहर बैठ के पढ़ने के लिए अपना काम करती हैं, उनको बैठने के लिए जगह दी जाए और बिल्डिंग को संपूर्ण करके। मोहनलाल बड़ौली जी। अरे रहेगा सारा कुछ। अध्यक्ष श्री नयनपाल रावत जी। नयनपाल रावत जी। अध्यक्ष जी, जो हमारी शिक्षा की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो केंद्र सरकार की और भारत सरकार की बहुत अच्छी है। मेरा पृथला विधानसभा क्षेत्र लगभग 4 लाख उसमें परिवार रहते हैं। उसमें एक नवोदय स्कूल की मैंने मांग की थी, वो क्वेश्चन भी मेरा लगा हुआ था कि जमा गांव में एक नवोदय स्कूल बनाया जाए। कुछ स्कूल हमारे शहीदों के नाम पर होने हैं वो, और कुछ स्कूलों का अपग्रेडेशन होना है वो। अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ पर ईस्टर्न वेलफेयर वे में किसानों की जमीन गई थी जिसका लगभग 2-3 साल से मुआवजा नहीं मिला है। 1800 करोड़ रुपए मुआवजा मिलता है। उसमें 25 गांवों के किसान हैं, वो बहुत अपने आप को परेशान महसूस करते हैं। वो मुआवजा उनको दिलवाया जाए। अध्यक्ष महोदय,
मेरी विधानसभा के 7 गांव नगर पालिका में शामिल किए गए हैं। उनका एक्वायरमेंट का पैसा भी हमारी गवर्नमेंट ने जो नगर निगम है उसके पास जमा कर दिया, लेकिन उनमें कोई भी व्यवस्था, विकास कार्य सारे ठप पड़े हैं और चुनाव अभी मेरे हुए नहीं है, तो उनमें बहुत सारे कार्य पेंडिंग हैं। उन कामों को भी ठीक कराया जाए। एक दिल्ली बड़ौदा रेलवे लाइन जो मेरे यहाँ से निकाली गई है, उसके अंडरपास और एक दिल्ली मुंबई पुरानी रेल के नीचे से जो पुल निकाले गए अंडरब्रिज, उनमें बहुत सारा पानी भरा रहता है, जिसमें आए दिन एक्सीडेंट की संभावना रहती है। तो उनको भी कृपा करके ठीक कराया जाए। उनमें किसी भी तरीके से पानी जो बराबर आता है उसको ठीक कराया जाए। बस यही मेरी 2-3 मांग है। धन्यवाद। श्री हरविंद्र कल्याण जी। धन्यवाद स्पीकर सर। स्पीकर सर, आज मैं एक विषय पूरी जमुना बेल्ट जो कि पलवल से लेकर यमुनानगर तक है, उसके एक विषय को मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि मेरी विधानसभा घरोंडा भी यमुना बेल्ट के ऊपर है। और स्पीकर सर, ये विषय है कि जो पुश्तैनी ज़मीनें जिनकी दरिया बुर्द और बरामदगी के कारण शामलात दे में दर्ज हो गई हैं, उनको मालिक होते हुए भी आज तक उन किसानों को अपनी ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। अगर मैं केवल करनाल जिले की बात करूं तो लगभग 18 गांव इसमें ऐसे हैं जो प्रभावित हैं, और उसमें 5 से 6 हज़ार छोटे किसान जो हैं वो इसके अंदर हैं। और स्पीकर सर, ये एक कन्फ्यूजन इसके अंदर कई बार आता है जब हम अधिकारियों से चर्चा करते हैं, क्योंकि ये शामलात दे वो शामलात दे नहीं है जो कंसोलिडेशन के अंदर कॉमन पर्पस के लिए जो जमीन है वो रिजर्व की जाती है। ये वो जमीन है जो दरिया बुर्द के कारण से शामलात में गई थी और वापस वो मालिकों के पास आनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं आई है। और इसके लिए एक पत्र सन 2012 में सभी डिप्टी कमिश्नर्स को सरकार के द्वारा लिखा गया था, जिसके बाद जो वहां पर उन जमीनों की रजिस्ट्रियां हुआ करती थी, जो लोन मिला करता था और जो मुआवजे भी उनको मिल सकते थे, वो भी अब नहीं मिलते, जो कि एक और बड़ी कठिनाई उन किसानों के लिए हो चुकी है। मैं तो इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार इसका कोई सरलीकरण करे, क्योंकि इसके अंदर एक बात और उस पत्र के अंदर आई थी कि जो भी किसान या जो जमीन इस रिजर्व कैटेगरी से बाहर है, वो सेक्शन 13A में कमिश्नर के पास अपना दावा कर सकते हैं। तो मैं पिछले 10 वर्षों की अगर बात करूं तो अभी तक केवल 4 किसानों ने दावा किया है और 10 वर्षों में अभी तक उनका कोई फैसला नहीं हुआ है। तो पूरे हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये संभव नहीं है कि हजारों किसानों को हम उस अपील के माध्यम से या 13A के माध्यम से उनको रिलीफ या उनको न्याय दे सकें। तो सरकार को इसमें कुछ ना कुछ जरूर कदम उठाना चाहिए। और हाईकोर्ट की फुल बेंच ने भी जयसिंह वर्सेस स्टेट के अंदर क्लियर ये बात बोली थी कि इफ लैंड इज नॉट रिजर्व्ड और ईयर मार्क ड्यूरिंग कंसोलिडेशन फॉर कॉमन पर्पसेज, इट वुड नॉट वेस्ट इन द ग्राम पंचायत। तो स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार और खासतौर पर रेवेन्यू विभाग को ये कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर जरूर वो संज्ञान लें और इसका सरलीकरण करके ऐसी जमीनों को, इस कैटेगरी को वेरीफाई करके और कोई नोटिफिकेशन ऐसी सरकार के द्वारा जारी हो जिससे कि उन सभी को इकट्ठा रिलीफ मिल सके। दूसरा स्पीकर सर, जमुना के साथ साथ क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लड का खतरा हमेशा बना रहता है, सरकार का बहुत ज्यादा जो फंड है वो उसके ऊपर खर्च भी होता है, तो एक प्रस्ताव है नेशनल हाईवे का, एक दिल्ली से लेकर यमुनानगर तक एक एक्सप्रेस वे यमुना के ऊपर। तो मैं ये भी सरकार से निवेदन आपके माध्यम से करूंगा कि उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएं और उससे न केवल यमुना बेल्ट की तरक्की होगी बल्कि जीटी रोड के ऊपर जो कंजेशन है वो भी कम होगा और जो वहां पर फ्लड का खतरा रहता है वो भी ठीक होगा। मैं तीसरा विषय स्पीकर सर, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के डिफॉल्ट के कारण से वो लिटिगेशन में है, जिसके कारण से हमारे करनाल जिले में भी कई जो महिला कॉलेज हैं वो भी अधूरे पड़े हुए हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उनको एक्सपीडाइट किया जाए ताकि वो हमारे प्रोजेक्ट्स पूरे हो सकें। और मैं अंत में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का इस बात के लिए आभार प्रकट करूंगा कि जो पीपीपी के माध्यम से उन्होंने लगभग 14-15 लाख नए परिवारों को चिन्हित करके उनको आयुष्मान की 5 लाख तक की मुफ्त जो योजना है उसका लाभ देने का काम किया है, बीपीएल की अन्य योजनाओं का लाभ देने का काम किया है, उसके लिए मैं दिल से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। श्री सुधीर सिंगला जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, जब कोई दूसरे प्रदेश का व्यक्ति
हमें कहता है कि आपके हरियाणा के अंदर तो एक मजबूत ईमानदार सरकार काम कर रही है, तो सीना चौड़ा हो जाता है। महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समान अधिकारों के साथ मजबूती से काम कर रही है। दुनिया भर की योजनाएं और नौकरियों में पारदर्शिता और अंत्योदय का भाव मनोहर सरकार की जीत है। तभी तो गांव में सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हुआ आदमी कहता है मनोहर सरकार ईमानदार सरकार। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं गुड़गांव में अत्याधुनिक अस्पताल जिसकी बिल्डिंग टूट गई है, वो उसका जल्दी से जल्दी चाहता हूं कि वो शिलान्यास रख दें। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी, पिछले दिनों भारत के एक बहुत बड़े अखबार समूह द्वारा हरियाणा में एक सड़क सुरक्षा को लेकर एक महाअभियान चलाया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ हर क्षेत्र के विशेष लोगों के ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, इस स्थापित अखबार समूह के द्वारा प्रदेश के 22 जिलों में लगभग 6500 किलोमीटर प्रमुख सड़कों पर सड़क विशेषज्ञों के साथ मिलकर सर्वे किया गया और इस सर्वे की रिपोर्ट से आप सभी हैरान करेंगे कि 218 प्रमुख सड़कों पर 255 बॉटल नेक हुए हैं और 377 दुर्घटनाएं संभावित हुई हैं, 1013 अवैध कट हुए हैं और 104 सड़कों पर रोशनी नहीं है और 725 जगहों पर सड़कों के डिजाइन में कमी है। माननीय अध्यक्ष, ये वाकई बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगर यह आंकड़ा वास्तविक है तो हमें इस पर सचेत होकर कुछ काम करना चाहिए और आवश्यकता है। और क्योंकि हर साल हरियाणा में 5000 से ज्यादा लोगों की दुर्घटना उसमें बताई गई है, चली जाती है, तो हमारे ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय परिवहन मंत्री जी इस बात पर एक वैज्ञानिक टीम गठित करें और वास्तविकता का पता लगाकर सही दिशा के अंदर काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, हर व्यक्ति का सपना होता है कि कम से कम कमाई पे मेरी अच्छे से अच्छा मकान बना सके, लेकिन परंतु हर कोई जमीन और मकान की खरीदारी पर खरीदने की बारीकियों को नहीं समझ पाता और वो अधिकृत और अनधिकृत कॉलोनियों के अंतर को समझ नहीं पाता और इसी कारण कई बार कुछ लोग अपने जीवन की पूंजी से मकान तो बना लेते हैं, परंतु उन्हें बाद में पता चलता है कि वह कॉलोनी अनाधिकृत है। कमोवेश यही स्थिति 300 मीटर में रह रहे लोगों की भी है। लोग बिजली का प्रयोग भी नहीं कर पा रहे, उनको हम बिजली का मीटर नहीं दे सकते और वो मजबूर होकर यहाँ वहाँ बिजली लेते हैं और बिजली चोरी के जुर्म में पकड़े जाते हैं। मैं मानता हूँ उनसे गलती हुई है, किंतु वो मजबूरी में ऐसा करते हैं। वो हमें कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं के साथ उनकी मदद करनी होगी और कोई सार्थक हल निकालना होगा जिससे वो अपना गुजर बसर कर सकें। माननीय 900 मीटर से पहले बने हुए मकानों की तोड़ फोड़ पर रोक के बावजूद कई बार निगम के अधिकारी के द्वारा लोगों को सताया जाता है और निगम अधिकारी कभी तोड़ फोड़ करने पहुंच जाते हैं। इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। जैसे कि पिछली बार मैंने सदन में बात को रखा था कि गुड़गांव में वायुसेना के आयुध डिपो बहुत पुराने समय से हैं, परंतु बदलते समय के साथ बढ़ते शहरीकरण की वजह से पहले जो आसपास जगह खाली थी वह अब भर गई है, जिसकी वजह से डिपो के आसपास तोड़फोड़ चलती रहती है और ये मामला काफी पुराना है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जब तक माननीय अदालत का वायुसेना के प्रतिबंधित दायरे को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तो इस समस्या को सुलझाने का एक्शन प्लान बनाया जाए। एक माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जिले का नाम गुड़गांव से गुरुग्राम हुए कई साल हो गए हैं, किंतु अभी तक गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का नाम गुड़गांव है और गुरुग्राम विधानसभा का नाम भी गुड़गांव है। तो हमारी सरकार को गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का नाम जल्दी से जल्दी ठीक कराकर गुरुग्राम करा देना चाहिए और जिले की भांति गुड़गांव विधानसभा का नाम भी गुरुग्राम करा देना चाहिए। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। श्री भव्य बिश्नोई जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे आदमपुर हल्के के अंतर्गत आने वाले गांव पीरावाली, डंडूर, बीड़ बबरान के साथ साथ बीड़ हिसार के 5 गांवों को जल्द से जल्द मालिकाना हक दिलाने का काम करें। महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इन गांवों को सरकार ने सन 1955 में बसाया था। स्वतंत्रता सेनानियों को 100 कनाल जमीन और मुजाहिरों को 50 कनाल जमीन दी गई थी और आज यहाँ 25,000 से ज्यादा लोग बसे हुए हैं और लगभग सभी सरकारी सुविधाएं लोगों को मिली हुई है, जैसे कि स्कूल, अस्पताल, पक्की गलियां, बिजली कनेक्शन इत्यादि। लंबे अरसे से यहाँ के लोग अपने आशियानों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई राहत इनको नहीं मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री योग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने अपने कार्यकाल में यहाँ पर प्लॉट काट कर लोगों को दिए थे, लेकिन उनके बाद कई सरकारें आई और गई, कई मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन इनकी सूत तक नहीं ली गई।
मैं बधाई देता हूं माननीय मनोहर लाल जी को, जिन्होंने न केवल यहाँ के ग्रामवासियों की बातों को सुना बल्कि अपना पूरा समय देकर उनकी बातों को समझा और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनको मालिकाना हक दिलाने का वो काम करेंगे। 20 और 21 नवंबर 2022 को अध्यक्ष महोदय ड्रोन से सर्वे हुआ था, यहाँ का प्रेमाइज भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक और उसके आगे कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे तुरंत भाव से यहाँ पर ग्रामीणों की जायज मांगों को पूरा करें और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम करें। और यदि ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री जी सदा सदा के लिए इन लोगों के दिलों में बसेंगे, इतिहास लिखने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति के साथ मैं एक दो और विषयों पर बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूंगा। आदमपुर हल्के में बालसमंद गांव के अंदर जो महिला कॉलेज की जमीन पर कब्जा था उसको हटाकर हमारी जनहितैषी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए समस्त आदमपुर वासी माननीय मनोहर लाल जी के आभारी हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जिस जमीन पर ये कॉलेज प्रस्तावित है उसको जल्द से जल्द वहां पर कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो और इसके साथ साथ आदमपुर की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस कॉलेज का नाम युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के नाम पर रखा जाए। क्योंकि यदि हम आधुनिक हरियाणा की बात करें या शिक्षा की बात करें, महिला उत्थान की बात करें, तो चौधरी भजनलाल जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सकता है। और विशेष रूप से अगर हम हिसार और आदमपुर की चर्चा करें तो चौधरी भजनलाल जी का नाम दिलो दिमाग में आता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे कॉलेज को खोलने का काम करें और चौधरी भजनलाल जी के नाम पर इसको खोलने का काम करें। तीसरा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, मैं ये रखना चाहता हूं कि आदमपुर और बालसमंद में किसानों की वर्ष 2020 की खराब फसलों का मुआवजा देने की घोषणा हमारी सरकार ने की थी और मुख्यमंत्री जी ने 58,34,15,500 रुपए की मुआवजा राशि जिला प्रशासन के खाते में डाली भी है, लेकिन अभी तक वो राशि हमारे किसानों को नहीं मिली है और बहुत लंबा और जायज संघर्ष हमारे किसानों को चलता आ रहा है और अभी भी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। लगातार वो अधिकारियों से मिलते हैं तो उनको दरवाजा दिखाया जाता है। तो मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वे जल्द से जल्द ये मुआवजा राशि भी उनको देने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के सभी विधानसभा हलकों के मुकाबले में आदमपुर में सबसे ज्यादा ढाणियां भी है और यहाँ लगभग ढाणियों और गांवों में बिजली और खालों की बहुत ज्यादा समस्या है और हमारे किसान ज्यादातर छोटे हैं, बहुत ही कम भूमि पर ये अपनी किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं और कई किसान ऐसे भी हैं जो कि ठेके पर जमीन लेकर खेती कर रहे हैं। तो ये बड़ी मात्रा में बिजली या खाल पर खर्चा ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे आदमपुर की ढाणियों से जो संबंधित जो बिजली की मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें। 6 सितंबर 2022 को उन्होंने बहुत ही प्रभावी एक बिजली टाउन हॉल रखी थी जिस पर कई लोग हमारे वहां पे आए थे, आदमपुर वासियों ने अपनी मांगे रखी थी और इनकी सारी सूची अधिकारियों के पास है। लेकिन मैं खुद अधिकारियों के पास, अफसरों के पास कई बार चला गया, मेरी टीम चली गई और 10 सेकंड और लूंगा जी। अरे धन्यवाद, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं कहना बहुत कुछ चाहता था लेकिन समय का अभाव है। बहुत श्री धर्मपाल जी। नमस्कार, धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखो, ये तो कोई शक ही नहीं, बहुत ईमानदार भी है, विकास पुरुष भी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी है, तो ये सभी जानते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 2021 में पंचायतों की जमीन की बोली हुई थी तो उसमें से शायद 20% राशि किसी गांव में लग गई होगी, परंतु 2022 में पंचायत की बोली का 1 भी रुपया किसी भी गांव में किसी काम के लिए नहीं लगा। पंचायतों के खाते में राशि नहीं पूछा गया, जब बीडीओ साहब से, बीडीओ ऑफिस से, तो कोई पैसा नहीं। 2 साल से पंचायत नहीं थी, सरपंच नहीं थे, सिर्फ बीडीओ ऑफिस ही जानता है वो राशि कहाँ गई। इस घोटाले में नीलोखेड़ी और निसंग एट चिड़ाव ब्लॉक है मेरे विधानसभा में, इसका ब्यौरा जरूर लें, वो राशि कहाँ गई। यदि बीडीओ ऑफिस काम की गिनती बताए तो वो जरूर चेक करवाए, क्योंकि गांव में कूड़े के ढेर पड़े थे, नालियां गंदगी से भरी पड़ी थी। अब चुनाव के बाद नए जो सरपंच आए हैं उन्होंने इसका निवारण किया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से
पंचायत की बोली का जो पैसा है वो गांव का ही है और गांव की मुखिया जो पंचायत है या सरपंच है, जमीन की बोली का पैसा सीधा पंचायत को बगैर टेंडर के खर्चने का अधिकार दे। बीडीओ ऑफिस में इसमें कोई दखलंदाजी ना हो, क्योंकि बहुत भारी कमीशन तो जाती है। इसके साथ टैलों की फैक्ट्री, ग्रिलों की फैक्ट्री, दरवाजे व खिड़कियां की जो दुकान है, बल्कि मैं तो यही कहूंगा बिल्डिंग का जो मटेरियल है इसका जो स्वामी है वो बीडीओ ऑफिस ही है। अध्यक्ष जी, 20-20 लाख के जो बगैर टेंडर के पैसे सरपंचों को ही खर्चने का अधिकार दे, क्योंकि काफी 20-20 लाख के जो टेंडर है पहले से वो अभी ऐसे ही अधूरे पड़े हैं 2 साल से। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक और बात संज्ञान में लाना चाहता हूं सीएम साहब की अनाउंसमेंट है 5 साल पहले, जो नीलोखेड़ी की जो नाज मंडी थी, नीलोखेड़ी एक बहुत तंग एरिया है, छोटी मंडी है, उसको मनक माजरा और पूजम के मनक माजरा में जानी थी। पूजम और मनक माजरा के बीच 100 गज के प्लाटों का बाड़े जिसको बोलते हैं उसका इशू है, उसको दूर कराया जाए। मैं 2-2.5 साल से चक्कर काट रहा हूं, तो अभी तक इसका कोई समाधान नहीं होया। अध्यक्ष जी, मैं एक और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ले आना चाहता हूं। कल के सेशन में कौशल रोजगार के माध्यम से रिजर्वेशन की बात चल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया भी पीजीटी और टीजीटी के बच्चे एससी और बीसी समाज में बहुत कम है। ऐसा नहीं है, किसी भी विभाग ने ये गलत आंकड़े दिए हैं अध्यक्ष जी, क्योंकि एससी और बीसी एक बहुत बड़ा समाज है। हरियाणा में टीजीटी और पीजीटी की लाखों की संख्या में रिजर्वेशन के हिसाब से एससी और बीसी का हक दिलवाया जाए, जो कि संविधान की नीति के अनुसार मिलना चाहिए। अध्यक्ष जी, हरियाणा में 8 उपमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाए थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इसमें नीलोखेड़ी का उपमंडल भी शामिल है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इनको शीघ्र वहां कार्यालय स्थगित करके उनको चालू करवाया जाए। धन्यवाद।